हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड सेकंड वीडियो। जो मैंने फर्स्ट वीडियो कवर की थी उसमें आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी क्या डिफरेंस है एक तरीके से। और लास्ट में बताया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। पहले वो देखिए, उसके 10-15 मिनट का शुरू का पार्ट देख लीजिए, तो आज की वीडियो का पार्ट आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आज देखेंगे ऑफर क्या होता है और इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसी तरीके से एक्सेप्टेंस क्या है और इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इसका पार्ट एग्जांपल के साथ बता दिया था, लेकिन आज इसका डिटेल पार्ट कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, हल्का सा बता देता हूँ कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो कंडीशन होती है, एक तो एग्रीमेंट का पार्ट और साथ में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का पार्ट। और साथ में ये भी बताया था कि समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, कुछ के बदले कुछ, तब जाके एक तरीके से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो देखिए, एग्रीमेंट में क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का पार्ट होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि ए अपनी कार क्या करना चाहता है, बी को बेचना चाहता है 2 लाख रुपीज़ में। तो यहाँ पे ए बी को ऑफर दे रहा है, तो ए हो गया ऑफरर और बी हो गया ऑफरी। बी जैसे ऑफर एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है, बी एक्सेप्टर बन जाता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं प्रॉमिसी बन जाता है। और ए क्या है, ऑफरर है या प्रॉमिसर है, कि ए अपना प्रॉमिस दे रहा है कि मैं अपनी कार बेचने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम खरीदोगे। तो यहाँ पे एक तरीके से वैलिड ऑफर दिया जा रहा है और साथ में उसमें एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट भी आ रहा है कि अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट बीच में कोई भी पार्टी छोड़ देती है तो वो कोर्ट के थ्रू एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, तो कोर्ट के थ्रू, कोर्ट में केस करके, कोर्ट में स्यू करके उस एग्रीमेंट को पूरा करवाया जा सकता है, या जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जा सकती है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मेन पार्ट है आपका कि ऑफर क्या है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल कवर किया है जिससे आपको पता चल जाएगा, फिर मैं डेफिनेशन कवर कराऊंगा तो फिर आपको और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक्स और वाई का एग्जाम्पल कवर किया है। मान के चलिए कि ये दो दोस्त हैं। एक्स वाई को कैजुअली बोलता है कि यार मैं अपनी कार 3 लाख में बेचना चाहता हूँ। तो जनरली ये वैलिड ऑफर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं दिखा रहा है कि वो क्या करना चाहता है या क्या नहीं करना चाहता। याद रखना, ऑफर में पॉजिटिव एक्ट भी आ जाता है और नेगेटिव एक्ट भी आता है। उसका भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा नेगेटिव का, लेकिन अभी मैंने पॉजिटिव एक्ट लिया है। तो यहाँ पे एक्स वाई को बोल रहा है कि मैं अपनी कार 3 लाख में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जरूर थोड़ी है कि वो वाई को बेचेगा। वो तो वाई को बस बता रहा है दोस्त को कैजुअली कि यार मेरे पास कार है पुरानी, तो जनरली मैं उसको बेचना चाहता हूँ और एक मैं नई ले लूँगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्स वाई को बस इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो साथ में ये बोलता है कि विल यू परचेज माई कार, क्या आप मेरी कार खरीदोगे, तो एक तरीके से एक्स ने वाई को ऑफर किया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न का पार्ट भी है कि वाई को बोल रहा है कि 3 लाख में बेचूंगा, तो वाई उसको 3 लाख पेमेंट करेगा, तब जाके ही वो एक्स के पास क्या होगा, 3 लाख का अमाउंट आएगा और वाई के पास वो कार आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स वाई को एक तरीके से ऑफर कर रहा है कि विल यू परचेज माई कार। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब भी एक ऑफर होता है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, ये बताता है, अपनी फाइनल विलिंगनेस बताता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और सामने वाले से सहमति लेना चाहता है, यानी एसेंट लेना चाहता है या कंसेंट लेना चाहता है, यानी उसका राजीनामा चाहता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो एक्स है वो ऑफरर या प्रोमिसर है। वाई जब उसको ऑफर दिया तो वो ऑफरी था, याद रखना। जैसे ही वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टर या प्रोमिसी बन जाता है। वाई प्रॉमिस दे रहा है कि हाँ, मैं आपको 3 लाख दे दूंगा और आपसे कार ले लूंगा। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी इसमें जनरली होता है। तो इसी को लिंक करेंगे हम किसके साथ, कि मैंने आपको ये बताया, इसी को लिंक करेंगे अपने ऑफर की डेफिनेशन के साथ। पर उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, जो कि है कैरियर बूस्टर प्रोग्राम अनअकैडमी की तरफ से। कैरियर बूस्टर प्रोग्राम में जनरली क्या है, देखिए आपको पता है कि आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं या जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता कि आगे क्या किया जाए, आगे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या मल्टीपल कैरियर पाथ्स हैं। तो जनरली इस पर्टिकुलर सेशन में, वर्कशॉप में, आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, और रिसर्च पेपर आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे तैयार कर सकते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे पीएचडी का तो आपको क्या क्या उससे रिलेटेड टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो वो सारा पार्ट इसमें बताया जाएगा टॉप एजुकेटर द्वारा। वोडनाला शिवालिंगम और अदिति विनोद आर्या आपको इनसे रिलेटेड पूरी गाइडेंस देंगे। 19 से 22 नवंबर तक ये रनिंग है। 8 बजे इसका सेशन स्टार्ट होगा, तो याद रखना कि आपको ये ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जनरली क्या रहते हैं, एग्जाम देने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि आगे क्या किया जाए।
तो इसलिए आप ये ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ जो कि है ऑफर से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज फाइनल विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट और एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। तो आपको पता है कि ऑफर जनरली प्रपोजल कहलाता है। जब एक पर्सन यानी एक्स सामने वाले पर्सन को बता रहा है कि उसकी फाइनल विलिंगनेस कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, तो जनरली एक्स अपनी कार बेचना चाहता है वाई को, तो अपनी फाइनल विलिंगनेस बता रहा है कि मैं अपनी कार 3 लाख में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। तो वो एक तरीके से क्यों बता रहा है, क्योंकि वो सामने वाले से कंसेंट चाहता है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बन जाएगा। तो ऑफर एक तरीके से क्या है, सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइनल विलिंगनेस दे रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब देखिए मैंने एग्जांपल में तो आपको बता दिया कि क्या करना चाहते हैं, वैसे ही एक और पार्ट होता है इसमें नेगेटिव एक्ट का, जिसमें हम सामने वाले को रोक रहे हैं कि आपको ये नहीं करना। तो जनरली हम उसको ऑफर दे रहे हैं कि आप यहाँ पर मत जाइए, ये मत कीजिए। तो जनरली इसका एग्जाम्पल क्या हो, मान के चलिए कि एक पर्सन है जो कि कार चला रहा था, उसने क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया और बी के व्हीकल को डैमेज कर दिया और बी को भी चोट लग गई। तो बी गुस्सा होकर क्या बोलता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और आपके खिलाफ स्यू करूंगा, केस करूंगा। तो यहाँ पे ए को पता है कि ए की गलती है, तो जनरली वो बी को बोलता है कि यार आप कोर्ट में मत जाइए, मैं आपको जो भी आपका डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है उसका रिपेयर करवाने के लिए तैयार हूँ, और जो भी आपको नुकसान हुआ है उसका कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आपको हानि हुई है, लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, तो आप कोर्ट में मत जाइए। तो यहाँ पे ए एक तरीके से बी को ऑफर दे रहा है कि आप कोर्ट में मत जाइए, मैं आपको पेमेंट या रिपेयर का जो भी पार्ट है वो देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बन गया। लेकिन एक तरीके से ए क्या कर रहा है, एक वैलिड ऑफर दे रहा है, ठीक है, कि आप कोर्ट में मत जाइए। तो यहाँ पे सामने वाले को मना किया जा रहा है, ठीक है, नॉट टू डू समथिंग पार्ट आ गया, यानी नेगेटिव एक्ट आ गया, जिसे बोलते हैं एब्सटिनेंस। क्या बोलते हैं, एब्सटिनेंस। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दूसरे पर्सन से हम कुछ काम करा रहे हैं टू डू समथिंग, एक तो ये विलिंगनेस आ गई, और एक होता है नॉट टू डू समथिंग। तो यहाँ पे हम सामने वाले को मना कर रहे हैं कि कोर्ट में केस मत करना, ठीक है। वैसे ही बी भी बोल सकता है कि मैं नहीं तो क्या कोर्ट में जाऊंगा, अगर आप मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। तो बी भी ऑफर कर सकता है कि अगर आप मुझे अमाउंट दे दोगे तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, और ए उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह एक्सेप्टेंस का पार्ट बन जाता है। सिंपल सा पार्ट है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए पॉइंट्स टू नोटेड में भी यही बोल रखा है, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। फॉर ए वैलिड ऑफर ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज फाइनल विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो जनरली जो ऑफरर है वो ये बोलेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, यानी ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, या सामने वाले को मना कर रहा हूँ कि आप कोर्ट में मत जाइए, तो उसको सामने वाले को बता रहा हूँ कि ये काम मत कीजिए, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन। तो आप अपनी जो फाइनल विलिंगनेस दिखा रहे हो, क्यों, क्योंकि सामने वाले की सहमति मिल जाए। ए जनरली क्या बोल रहा है, कोर्ट में मत जाना, तो आपको पता है कि वो बी की सहमति लेना चाहता है कि कोर्ट में मत जाना, आपको जो भी डैमेज हुआ है नुकसान उसका अमाउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। इसी तरीके से एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें क्या बोल रखा है कि ए यानी एक लड़का बी यानी लड़की को बोलता है कि वो इस दिवाली तक शादी कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बी से ही शादी करेगा, ठीक है, वो तो यही बोल रहा है कि वो इस दिवाली तक शादी करेगा। तो यहाँ पे एक मैरिज का ऑफर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है ए की कि वो बी की कंसेंट लेना चाहता है। अगर वो बी को बोलता कि क्या आप मुझसे शादी करोगी, तब जाके एक ऑफर बनता। तो बोल रहा है इफ़ इन अबव एग्जाम्पल ए फर्दर एड्स विल यू मैरी मी, इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, ठीक है, सिंपल सा बात। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑफर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ करने के लिए, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कार वाला। वैसे ही नेगेटिव बताया जिसमें बताया था कि डैमेज हो गया और सामने वाले ने क्या बोला कि या तो मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे रिपेयर डैमेज सारा ले लूँगा, जो भी हर्जाना कोर्ट के थ्रू। लेकिन ए ने क्या बोला, नहीं भाई ऐसा काम मत करे, मत जा कोर्ट में, मैं क्या करूँगा, तेरे को रिपेयर डैमेज के पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट हो गया। नॉट टू डू समथिंग जिसे हम बोलते हैं एब्सटिनेंस। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मेन पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट, जिसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते जाएंगे। कुछ मैंने एग्जांपल कवर कर लिए तो आपको पता चलता जाएगा, बीच बीच में छोटे छोटे एग्जांपल देता जाऊंगा तो आपको पूरे एसेंशियल एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन।
तो देखिए जनरली मैंने आपको बताया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर होना जरूरी है। वैलिड ऑफर का मतलब एक तरीके से हो गया कि जो लॉ के नज़रों में वैलिड है, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए तभी मैंने आपको अभी जो ऊपर बताया कि एक्स वाई को क्या करना चाहता है, अपनी कार बेचना चाहता है कि आप खरीदोगे, तो जनरली एक वैलिड ऑफर हो गया। एक्स वाई को अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो वाई से पूछ रहा है कि आप खरीदोगे इतने अमाउंट में, तो एक वैलिड ऑफर हो गया। लेकिन अगर जैसे एक्स वाई को डिनर पे इनवाइट कर रहा है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, तो वो एक सोशल एग्रीमेंट हो गया कि वो डिनर पे इनवाइट किया। बाद में पता चला कि जैसे ही वाई गया और एक्स के घर पे ताला लगा हुआ मिला, तो वाई गुस्सा हो गया और वाई ने बोला कि मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। तो कोर्ट में वो केस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंसिटी थी ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि वो लॉ के नज़रों में एक वैलिड ऑफर नहीं है। आपके में तो सोशल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन लॉ के नज़रों में एक वैलिड ऑफर तो कानून की नज़रों के अकॉर्डिंग वैलिड ऑफर होना चाहिए। वैसे एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, आपको पता है कि जैसे एक ए पर्सन है, हस्बैंड है, अपनी वाइफ बी को क्या बोलता है कि मैं 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको सेविंग के फॉर्म में यानी मेंटेनेंस के फॉर्म में दे दूंगा, जो भी मेरी सेविंग है उसमें से। लेकिन बाद में ए की सेविंग होती नहीं है, उसकी जॉब चले गई, तो ये थोड़ी कि बी केस कर देगी कि इसने मुझे बोला था कि 2000 पर मंथ देने हैं लेकिन अब ये मुझे नहीं दे रहा, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं दे रहा, तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये लॉ के नज़रों में वैलिड नहीं है। तो याद रखना कि ऑफर वो होना चाहिए जो एक तरीके से वैलिड ऑफर हो, तब जाके ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आगे बढ़ता है। कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता ही है। दूसरा सर्टेन, डिफाइनाइट, कंप्लीट इन ऑल टर्म्स एंड नॉट वैग, तो इसका मतलब वो इनडिफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि एक परिभाषित होना चाहिए, कंप्लीट सारे टर्म्स में होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, ए ने बी को बोला कि मैं आपको ऑयल बेचना चाहता हूँ 10 kg, या 10 लीटर, केजी बोल रहा हूँ, 10 लीटर ऑयल बेचना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक वैलिड ऑफर नहीं हुआ कि कौन सा ऑयल भाई, तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया, कौन सा ऑयल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सर्टेन पार्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से ए बी को बोल रहा है कि मैं आपको अपना कंप्यूटर 60-70 हज़ार में बेचना चाहता हूँ। अब देखो 60 हज़ार में बेचेगा या 70 हज़ार में बेचेगा ये पता नहीं है, बोल रहा है 60 से 70 थाउजेंड में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये वैलिड ऑफर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी अमाउंट सर्टेन नहीं है। 60 से 70 एक कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहा। वैसे ही थर्ड बोल रहा है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बिकॉज अनलेस ऑफर इज कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब देखिए सीधी सी बात है कि मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने बोला कि यार मैं तो अपना हाउस बेच दूंगा, ठीक है, किसको, बी को, यानी मैं ए हूँ और मैंने बोला कि मैं बी को अपना हाउस बेच दूंगा। तो ये तो मैंने अपने मन में सोचा ना, तो एक तरीके से मैंने बी को कम्युनिकेट किया ही नहीं। या ए ने अपनी वाइफ को बोला कि यार हम क्या करेंगे, जो अपना हाउस है वो अपने दोस्त बी को बेच देंगे क्योंकि बी हाउस ढूंढ रहा है तो बेच देंगे। तो यहाँ पे हमने बी को थोड़ी कम्युनिकेट करा, मैंने तो अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करा, ठीक। तो ये बोल रहा है बिकॉज अनलेस ऑफर इज कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इसलिए ये बोल रहा है कि जिस भी पर्सन को ऑफर कर रहे हैं, जो कि अभी ऑफर ही है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है, लेकिन अभी तो वो ऑफर ही है। तो जैसे ही हम ऑफर कर रहे हैं तो उसके पास कम्युनिकेट होना चाहिए, तो हम उसको बताएंगे, ठीक। फोर्थ में क्या बोल रहा है, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए याद रखना कि ऑफर के टाइप होते हैं। जैसे ऑफर एक क्या होता है, आपको पता है कि हम बोल सकते हैं ऑफर एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है, स्पेसिफिक होता है, जनरल होता है, स्टैंडिंग ऑफर भी होता है। तो यहाँ पे मैंने इतना कवर नहीं करा क्योंकि आप वैसे ही समझ जाओगे और एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि सिंपल होता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि ए बी को कार बेचना चाहता है तो वो बता रहा है कि आप क्या कार खरीदने के लिए तैयार हो 3 लाख में, ठीक है। एक्स वाई को बोल रहा है मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ 20 लाख में, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हो, तो वो तो एक एक्सप्रेस हो गया ना। ए बी को बोल रहा है कि मैं सेसमी सीड्स आपको बेचना चाहता हूँ इतने में, इतने केजी में, तो जनरली वो एक ऑफर हो गया क्योंकि एक एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड में क्या हो गया, आप देख सकते हो कि आप जनरली किसी ट्रेन से आ रहे हो और आपको पता है कि आपके पास बहुत सारा लगेज है, ठीक है, बहुत सारा वेट है। तो अब एक कूली आया, समथिंग मैं यही लिख रहा हूँ, हाँ कूली आया, वो आपका बैग उठा के आपको साथ साथ, यानी आपका बैग उठाया उसने और वो चल गया साथ साथ और आप भी उसके साथ चलने लग गए। तो एक तरीके से उसने आपको ऑफर दिया कि मैं आपका बैग उठा रहा हूँ, क्या आप तैयार हो, तो आप साथ साथ चलने लग गए, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जनरली वो एक तरीके से इम्प्लाइड ऑफर ही हुआ। यहाँ पे जनरली जो इम्प्लाइड पार्ट है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो इम्प्लीकेशन से होते हैं। देखिए जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सामने वाला क्या करता है, यानी वेटर आता है और एक पानी की बोतल रख देता है।
अगर आप उसको मना करना चाहो तो मना कर सकते हो, नहीं मेरे को तो रेगुलर वाटर ही दे मिनरल वाटर ना दे, यानी कोई बोतल वाला वाटर ना दे। लेकिन अगर आप कुछ बोलते ही नहीं हो तो जनरली वो इम्प्लाइड ऑफर ही हुआ कि जनरली उस होटल के जो भी ओनर है तो वेटर के थ्रू उसने क्या करा, बोतल रखवाई और आपने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप उस बोतल को ओपन करके पीते ही नहीं और आप बोलते कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो जनरली वो एक तरीके से आप साफ मना कर रहे हो, एक्सप्रेसली मना कर रहे हो कि मुझे ये आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन इम्प्लाइड का मतलब क्या हो गया, वो बोतल रखी, आपने उसकी कैप खोली और आपने पानी पी लिया, तो एक तरीके से आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो इम्प्लाइड का मतलब जनरली यही हुआ। ठीक, अब इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया यहाँ पे। अब देखिए एक पार्ट मैं भूल गया, ये थर्ड का जो ये लाइन था मेन, इसका मुझे एग्जाम्पल भी कवर करवाना है। तो देखिए ये बोल रहा है एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। तो देखिए जनरली क्या है कि आपको ऑफर का पता नहीं और आपने तब भी एक्सेप्ट कर लिया, तो जनरली वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे ये बोल रहा है एक पर्टिकुलर केस हुआ था जो कि था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। यहाँ पे गौरीदत्त जो एक ओनर था और उसका सर्वेंट था लालमन शुक्ला। तो याद रखना कि जब भी कोई केस होता है उसमें जब पहले नाम आता है, जैसे लालमन शुक्ला आया, तो ये जनरली क्या होता है, प्लेंटिफ होता है। क्या होता है, यानी जो केस कर रहा है, क्लेमेंट है एक तरीके से, जो क्लेम कर रहा है कि मुझे अमाउंट चाहिए, कोर्ट में केस कर दिया प्लेंटिफ। और ये हो गया डिफेंडेंट, ये डिफेंड कर रहा है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे देखिए आप केस पढ़िए क्या बोल रहा है, गौरीदत्त सेंट हिज सर्वेंट टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ओनर है उसका नेफ्यू गुम हो गया था, तो उसने अपने सर्वेंट को भेजा, लालमन को, लालमन शुक्ला को। ठीक है, उसके बाद लालमन शुक्ला ढूंढने लग गया इधर उधर बस में कि यार कहीं नहीं है, बस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, तो जनरली वो मिल नहीं रहा था। ही देन अनाउंस दैट एनीबडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू ए सर्टेन रिवॉर्ड। तो तब तक लालमन शुक्ला को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि लालमन शुक्ला तो उसको ढूंढने लग गया। उसके बाद उसने अनाउंस किया कि अगर कोई भी नेफ्यू को ढूंढ लेता है तो जनरली वो उसको 3,000, 5,000, 4,000 ये देगा। एल ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। तो इसका मतलब क्या, जो लालमन है यानी जो नौकर है उसको इस अनाउंसमेंट का पता नहीं था और उसने बॉय को ढूंढ लिए, यानी ओनर के जो नेफ्यू उसको ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवार्ड, तो बाकी नौकर ने उन्हें बताया लालमन शुक्ला को कि भाई तुझे अपना इनाम नहीं मिला क्या, तूने इनाम नहीं लिया। तो यहाँ पे जैसे ही लालमन को पता चला कि यार यहाँ पे तो इनाम भी ऑफर किया गया था, तो उसको बाद में पता चला। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवार्ड ही क्लेम्ड इट, हेल्ड ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवार्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। क्योंकि जनरली उसको ये ऑफर पता ही नहीं था कि अगर कोई उसके नेफ्यू को ढूंढ लेगा तब जाके इनाम दिया जाएगा, तो उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो पहले से ही ढूंढ रहा था। अगर उसको वो पता होता तो उसके पास ऑफर की जानकारी होती। तो यहाँ पे यही बोल रखा है इस पर्टिकुलर लाइन में, क्या बोल रखा है कि एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, बिना ऑफर के, जानकारी के अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। नॉर्मल एग्जाम्पल फिर आपको बताया कि मैंने ये तो बता ही दिया, मे बी इन राइटिंग और ऑरल, एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट्स। पॉजिटिव एक्ट्स साइन जनरली उसके थ्रू किया जा सकता है। देखिए इसमें रिटर्न का मतलब तो आपको पता ही है, ऑरल में जनरली क्या बोल रखा है, पॉजिटिव एक्ट्स हो गया, साइंस बोल दिया ना उसके थ्रू हो गया। तो जैसे देखिए एक ट्रैफिक लाइट का जब केस आता है, यानी कार रुकती है, तो वहाँ पे आपको पता है कि कोई कोई बच्चे ही आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, आगे कांच का, आगे जो कार का कांच होता है उसको साफ़ करने लग जाते हैं। ठीक, तो अगर आप उसको मना करते तो वो चले जाता, लेकिन उसने पूरा साफ़ कर लिया और उसके बाद आपसे पैसे मांगे, तो एक तरीके से क्या हो गया, इम्प्लाइड ऑफर हो गया, ये भी बोल सकते हैं। और जनरली बोल सकते हैं कि ये किसके थ्रू हो, उसने साइन के थ्रू करा के उसने साफ़ करना चालू कर दिया, तो आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में आपको उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा एक तरीके से, और आपकी थोड़ी मॉरल ड्यूटी भी बन जाती है। तो एक तरीके से इसमें यही बोल दिया कि ओरल भी हो सकता है और साइंस इनके थ्रू भी हो सकता है। मे बी स्पेसिफिक और जनरल स्पेसिफिक आपको बताइए कि ए बी को बोल रहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ 20 लाख में, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 3 लाख में, ऐसा एग्जांपल दिया। मैं पर्टिकुलर ऑयल बेचना चाहता हूँ, स्पेसिफिक ऑयल उसका नाम बता दिया, और इतने लीटर में इतनी प्राइस में आपको बेचना चाहता हूँ। तो जनरली वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दे रहा है। तो इट इज़ एन ऑफर मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन। जबकि जनरल ऑफर क्या होता है, वो पब्लिक को एट ए लार्ज दिया जाता है ऑफर, और कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो जनरली यहाँ पर एक केस हुआ था। अब देखिए जो ये रेलिवेंट केस लो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, ये तो मैंने ऊपर आपको बता दिया इस वाले पार्ट में, मेन इसके लिए ये। लेकिन जब आप जनरल ऑफर की बात करते हैं तो उसके लिए एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो एक बार देख लेते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा, इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी,
वो इन्फ्लुएंजा की कोई जनरली क्या बनाती थी, स्मोक बॉल नाम से दवाई बनाती थी। तो वो बोलती थी कि अगर प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप ये लोगे तो आपको जो इन्फ्लुएंजा है वो नहीं होगा, या जो इन्फ्लुएंजा है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने स्मोक बॉल प्रोड्यूस किया है, अगर आपका इन्फ्लुएंजा दूर नहीं हुआ तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। जनरली उन्होंने ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट निकाली, तो उन्होंने एट ए लार्ज पब्लिक को दी, क्योंकि आपको पता है कि मान के चलिए उन्होंने न्यूज़पेपर में दे दी तो सब ने पढ़ी। तो एक लेडी थी जिनका नाम था कार्लिल, या बॉय भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, हाँ लेडी है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक लेडी थी कार्लिल, उसने जनरली क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को और उसके अकॉर्डिंग प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो दवाई लेना चालू कर दी। लेकिन उसके बाद भी उसका इन्फ्लुएंजा नहीं उतरा और तब भी वो सफ़र कर रही थी। हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल्स, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। क्योंकि कंपनी ने बोला कि हम नहीं देंगे, लेकिन उसने कोर्ट में केस कर दिया। तो एक तरीके से आपको पता है कि ये कार्लिल क्या है, प्लेंटिव, और ये कार्बोलिक क्या होगा, डिफेंडेंट। क्योंकि कार्लिल ने केस करा कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया, बाद में कोर्ट ने फेवर में किसके दिया, कार्लिल के फेवर में, और कार्लिल को रिवॉर्ड मिल गया 100 पाउंड, और जो भी कंपनसेशन का पार्ट है वो मिल गया होगा एक तरीके से। हैंस शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल्स, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, क्योंकि उसने एक जनरल ऑफर को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग पर्टिकुलर पीडीएफ के थ्रू पूरा का पूरा कवर कराने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से जहाँ से मुझे एग्जांपल मिलते हैं आपको पूरा कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन अटैच टू ऑफर, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड ऑफर। तो यहाँ पे कार्लिल ने उस कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट किया और प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो दवाई लेना चालू कर दी, लेकिन उसके बाद भी वो सही नहीं हुई, तो जनरली वो केस जीती गई। ठीक है, दस परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ एन ऑफर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो भी ऑफर की कंडीशन है अगर उसको परफॉर्म करोगे तो वही एक तरीके से प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ। अब देखिए आपको बताया कि यहाँ पे कंडीशन की बात करी कि ऑफर में कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे मैंने यही बोल दिया कि मे बी कंडीशनल, कंडीशनल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि देखिए आप सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए कि ए बी को अपनी कार बेचने के लिए तैयार है 3 लाख में, लेकिन ए बी को साथ में ये भी कंडीशन जोड़ के बोलता है कि जो 3 लाख आप मुझे दोगे वो नेफ्ट के थ्रू देना, ठीक है, या आरटीजीएस के थ्रू देना, या अकाउंट पे ही चेक के थ्रू देना। तो यहाँ पे उसने कंडीशन जोड़ दी कि मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू चाहिए, क्योंकि मेरा सारा काम लीगल होता है, इलीगल कोई नहीं है। तो मैं ब्लैक मनी कुछ नहीं करना चाहता, सीधा जो भी आप मुझे अमाउंट दोगे वो सारा का सारा किसके थ्रू दो, चेक के थ्रू दो, नेफ्ट के थ्रू दो, आरटीजीएस के थ्रू, या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दो। तो यहाँ पे कंडीशन जोड़ दी गई। तो याद रखना कि जब भी ए बी को ऑफर कर रहा है तो ए कंडीशन जोड़ सकता है, इसका मतलब ऑफरर कंडीशन जोड़ सकता है। लेकिन जब जैसे ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार 3 लाख में बेचना चाहता हूँ, और बी ने बोला नहीं मैं 250 में ये खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो एक तरीके से इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। तो याद रखना कि जब भी कोई पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है तो अनकंडीशनली एक्सेप्ट करे। यहाँ पे बी ने कंडीशन जोड़ दी कि मैं 250 में खरीदना चाहता हूँ कार को। तो अभी मैंने जो शुरू का बताया कि ऑफरर कंडीशनल दे सकता है, लेकिन जो ऑफरी है, जो एक्सेप्ट करने वाला है, अगर उसने एक्सेप्ट करने से पहले ही खुद का भी ऑफर दे दिया तो जनरली वो काउंटर ऑफर कहलाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कंडीशनल हो गई। तो यहाँ पे सामने वाला भी ऑफर दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए ने बी को ऑफर दिया वो ऑफर बना ही नहीं, और बी ने अपना खुद का उल्टा और ऑफर दे दिया, उसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं, काउंटर। और एक और होता है क्रॉस ऑफर। देखिए मैंने आपको सारे बता दिए, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल, ये बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ काउंटर, काउंटर मैंने बता दिया। इसी तरीके से एक होता है क्रॉस ऑफर, याद रखना। क्रॉस ऑफर में जनरली क्या होता है, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ आपको 3 लाख में। वैसे ही अब देखो बी को ये नहीं पता था, क्योंकि ए जनरली ऑफर करने वाला था बी को, और ए ने बी को ऑफर कर दिया किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, कैसे भी। उसी तरीके से बी ने भी उसको पोस्ट के थ्रू भेज दिया कि मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया, तो जनरली वो क्या कहलाता है, क्रॉस ऑफर कहलाता है। ए बोल रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 3 लाख में आपको, और बी बोल रहा है कि मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूँ 3 लाख में। तो यहाँ पे ए ने भी बी को ऑफर किया और बी ने भी ए को ऑफर किया, तो जनरली वो क्या कहलाता है, क्रॉस ऑफर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें लिखा होगा कि अगर उसका नॉन कंप्लायंस, अगर उसका पालन नहीं किया तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ए बी को अपना हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, बोल दिया कि 20 लाख में, बी को ऑफर दे दिया, और उसने ए ने साथ में ये भी बोल दिया कि अगर तुम 7 दिन में, 7 डेज में
मुझे नहीं बताते तो 7 डेज़ के एंड में मैं ये मानूंगा कि आपने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। तो जनरली एक तरीके से ए क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये कंप्लाइंस नहीं किया, 7 दिन के अंदर क्या है, मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैं ये मानूंगा कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा जनरली इसमें पार्ट नहीं होना चाहिए। कह रहा है ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कि बी ने 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी को खरीदनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही पर्टिकुलर एग्जांपल दे रखा है। वैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए ए बी को बोल रहा है कि मैं आपको अपना एंड्रॉयड मोबाइल 6,000 में बेचना चाहता हूँ। अगर आपने 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि आपने खरीद लिया। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यही पर्टिकुलर लाइन में बोल रखा है। वैसे बोल रहा है मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए इन्विटेशन टू ऑफर। इसका मतलब क्या है, एक ऑफर और एक इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होता है। आप देखिए जब अखबार में आपको क्या है, बीच में एक पंपलेट मिलता है जिसमें लिखा होता है सेल सेल सेल, ये लिखा हुआ होता है। आपको इनवाइट किया जाता है कि कार्डिगन, शर्ट्स, टी शर्ट, वूलन गारमेंट्स आपको क्या मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, फर्नीचर की सेल, ऐसे बोल दिया, तो आपको इनवाइट किया गया है, आपने अभी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, जैसे आप जाते हो, जब आप वहाँ पे देखते हो तो आप खरीदते हो, उसके बाद जनरली आपको पता चलता है, क्योंकि आप वहाँ पे गए, आपने उस ऑफ़र को क्या करा, एक्सेप्ट किया। तो जब आपने वो पंपलेट देखा अखबार में तो जनरली आपको इनवाइट किया गया है। वैसे आप देखते हो कोई ऑक्शन लगती है, तो ऑक्शन के लिए जनरली क्या होती है, अखबार में ऐड करती है कंपनी, ऑक्शन कंपनी, तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको एक इनविटेशन दे रहे हैं ऑफर के लिए। एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसमें बोलती है कि हमारी ये कंपनी का नेचर है, कंपनी की सारी कैपिटल क्लोज ये बता देती है। उससे अट्रैक्ट होकर जो शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करने की सोचता है और वो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है, क्या करता है, एप्लीकेशन देता है। अब जरूरी नहीं कि कंपनी सबको ही शेयर दे, कंपनी के पास कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ जाती है। तो कंपनी क्या करती है, कभी कभी लॉट में रिजेक्ट कर देती है। मान लो कि एक शेयर होल्डर को ठेस लग गई कि यार मेरे शेयर तो एक्सेप्ट ही नहीं करे, रिजेक्ट कर दिए, तो वो कोर्ट में थोड़ी केस कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा है और इनवाइट किया है। कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है तो कंपनी के पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर ले, तो कंपनी के ऊपर है। लेकिन जैसे ही कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए, उसके बाद जनरली क्या होता है, वो ऑफर के एक्सेप्टेंस का पार्ट आ जाता है, कि जब कंपनी ने क्या करा, ऑफर के लिए इन्विटेशन दिया और शेयर होल्डर ने अप्लाई करने के बाद कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कंपनी ने उसको शेयर अलॉट किए होंगे। तो जैसे ही अलॉट कर दिया तब जाके एक तरीके से वो ऑफर का पार्ट पूरा सही हुआ। लेकिन उससे पहले तो वो इनविटेशन था। अगर उसके रिजेक्ट कर भी दिए शेयर, क्योंकि आपको पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो उसको शेयर अलॉट नहीं किए गए थे, तो शेयर अलॉट करने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो जनरली वो इन्विटेशन टू ऑफर ही हुआ, नॉर्मल सा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट होगा, आपको पता है कि जब वो सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाए। मैंने बताया था कि देखो एक ए पर्सन है, वो नींद से उठा और बोला कि मैं तो बी को घर बेचूंगा अपना 20 लाख में, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब वो बी को कम्युनिकेट कर रहा है, बता रहा है, तब जाके बोलेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन हो चुका है। कह रहा नोट ऑफर कंटिन्यूज एज सच अंटिल इट लैप्सेज और रिवोक्ड बाय द ऑफरर और रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय ऑफरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑफर कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक कि वो लैप्स ना हो जाए, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया आप एक्सेप्ट कर लो, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑफर क्या हो गया, एक तरीके से लैप्स हो गया। जैसे मैंने बताया था कि ए बी को बोल रहा है कि आप ये मोबाइल खरीद लीजिए, 7 दिन में अगर आपने जवाब नहीं दिया तो एक तरीके से मैं ऑफर को लैप्स मानूंगा। अब ये तो बोल नहीं सकता कि 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं ऑफर को एक तरीके से एक्सेप्ट मानूंगा, ये कंडीशन नहीं हो सकती, वो तो नॉन कंप्लाइंस वाली होगी। ठीक है, तो वो कंडीशन हो ही नहीं सकती ऑफर में। लेकिन वो ये तो बोल सकता है ना कि अगर आपने 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं इसको लैप्स मानूंगा और मैं किसी और को जनरली क्या कर दूंगा, ये ऑफर कर दूंगा। ठीक है, और रिवोक्ड बाय द ऑफरर, यह एक तरीके से ऑफरर क्या कर रहा है, उसको रिवोक कर लेता है, बीच में ही तोड़ देता है ऑफर, यानी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले किसी और को ही दे देता है। और रिजेक्ट कर देता है। और एक्सेप्टेड बाय ऑफरी, तो ऑफरी ने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। कह रहा है और रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय ऑफरी, ऑफरी ने अगर उसको रिजेक्ट कर लिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, बी ने उसको रिजेक्ट कर लिया या बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब तक ऑफर एक तरीके से क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जैसे एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टेंस बन जाता है, सीधी सी बात। तो एक्सेप्टेंस में क्या दे रखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में, व्हेन ए पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज कंसेंट, जब वो अपना राजीनामा दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, अपनी एसेंट दे देता है, तो ऑफर या प्रपोजल क्या कहलाता है, एक्सेप्टेड कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स नोटेड में क्या दे रखा है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, सीधी सी बात। तो आपको पता है कि ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो ए हो गया प्रॉमिसर,
बी हो गया ऑफरी, क्योंकि बी को ऑफर किया है। बी जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है तो मैंने क्या बताया, बी क्या बन जाता है, एक्सेप्टर या प्रोमिसी, याद रख लेना क्या बन गया, प्रोमिसी। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज इफ एक्सेप्टेंस इज मेड बाय एन अनअसर्टेन पर्सन। ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी अराइज ही नहीं होगा कि अगर एक्सेप्टेंस किसी अनअसर्टेन अनिश्चित व्यक्ति द्वारा एक्सेप्टेंस दी गई है। अकॉर्डिंग टू एंसन, acceptance is to proposal what a lighted matchstick is to a train of gunpowder. Significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is acceptance by offeree which creates a legal relationship. तो आपको पता है कि उसके बाद ही एक तरीके से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि ए ने बी को ऑफर किया, बी जब एक्सेप्ट करेगा तब जाके उसके साथ एक एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का पार्ट आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगी, एक इंटेंसिटी क्रिएट होगी, क्योंकि बाद में उसके बाद अगर उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया जाता है तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो कोर्ट में जाके उस एग्रीमेंट को मनवा सकती है, या जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेट करवा सकती है। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विदड्रॉन और रिवोक। तो याद रखना कि एक्सेप्ट करने से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उसको विदड्रॉ नहीं किया सकता या रिवोक नहीं किया सकता। ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ एक्सेप्टेड। तो बोल रहा है ऑफर कब तक ऑफर रहता है, जब तक कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया या उससे पहले ही ऑफरर ने उसको हटा दिया, या जिसको दिया गया है जैसे बी को दिया गया, अगर बी ने उसको रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बोल रहा है जैसे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सीधी सी बात। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो आपको पता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑफर ए ने बी को ऑफर किया तो बी ही एक्सेप्टेंस देगा, ये नहीं कि उसके बिहाफ पे सी दे रहा है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि देखिए अगर कोई कंपनी है उसके केस में लीगल यानी कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, या कोई एजेंसी हो गई उसके केस में कोई पर्सन रख लिया, हायर कर लिया, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, उन्होंने उनके लिए हायर कर रखे हैं पर्सन। लेकिन यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो आपको पता है कि एक कंपनी को ऑफर किया है, कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, तो उसी पर्सन को किया गया है ना। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, पर्सन की बात करते हैं, तो ए ने बी को ऑफर दिया तो बी ही एक्सेप्ट करेगा, ये थोड़ी सी एक्सेप्ट करेगा। फिर बोल रहा है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड सेक्शन 7। मैंने आपको बताया कि जो भी ऑफर दिया जाना चाहिए वो पूरा एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसमें कंडीशंस या पूरी की पूरी जो भी ऑफर ने दी है वो गिवन होनी चाहिए। पर याद रखना कि अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है, कि अनकंडीशनल होना चाहिए, ये नहीं कि बी भी उसमें कंडीशन जोड़ के बेच रहा है, सॉरी दे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि ए अपनी हाउस प्रॉपर्टी बी को 20 लाख में देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बी ने बोला नहीं, मैं तो इसको 18 लाख में खरीदूंगा। तो इसका मतलब बी ने काउंटर ऑफर कर दिया, क्या कर दिया, काउंटर। तो बोल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विद चेंजेस इन ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस, इट इज सिंपली ए काउंटर ऑफर। तो जनरली वो एक ऑफर नहीं कहलाएगा, और पहले वाला जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। और जनरली जो दूसरा ऑफर दिया है बी ने ए को, नहीं मैं तो 18 लाख में खरीदूंगा, तो वो जनरली एक काउंटर ऑफर कहलाएगा। तो पहले वाले ऑफर की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि बी ने भी एक काउंटर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया और बोल दिया कि नहीं मैं 20 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं तो 18 लाख में खरीदूंगा। पर बाद में वापस बी मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं 20 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो तब भी वो पहले वाला ऑफर अवेल नहीं होगा, पहले वाला ऑफर अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए शुरू में यानी बीच में उसने बोल दिया कि नहीं मैं 18 लाख में खरीदना चाहता हूँ, फिर बाद में क्या बोल दिया, चलो ठीक है मैं 20 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो जो पहले वाला ए ने बी को ऑफर दिया था वो लैप्स ही हो जाएगा, वो जनरली अप्लाई नहीं होगा, याद रख लेना। देखिए इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल और कवर किया था, यानी एक एग्जांपल और कहीं से देखा था, जिसमें क्या बोल रहा था कि जैसे ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार आपको 1,50,000 में बेचना चाहता हूँ, लेकिन बी ने भी साथ में क्या ऑफर दे दिया कि अगर आप मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदोगे तभी मैं उसको 1,50,000 में आपकी कार को खरीदूंगा। यानी ए अपनी कार बेचना चाहता है बी को 1,50,000 में, और बी बोल रहा है कि आप पहले मेरी मोटरसाइकिल खरीद लीजिए तब जाके मैं भी आपकी कार खरीद लूँगा। तो यहाँ पे एक तरीके से बी ने क्या करा, काउंटर ऑफर दिया है। लेकिन अब देखिए कि एक जो ऑफर दिया जा रहा है उसमें साथ में ज़रूरी नहीं कि जो बी है वो कंडीशन जोड़े। बी ये भी बोल सकता है, देखिए ए बोल रहा है कि मैं अपनी कार बी को बेचना चाहता हूँ, बी ने बोला ठीक है लेकिन मेरे को आरसी दिखाइए आप इसकी वैलिड। तो जनरली इसमें कोई है ना कंडीशन का पार्ट नहीं आ गया कि जो एक्सेप्ट करने वाला है वो कंडीशन जोड़ रहा है। इसमें फिर भी कंडीशन आ गई थी कि वो मेरी बाइक आप खरीद लीजिए तब जाके मैं कार आपकी खरीदूंगा।
तो ये कंडीशन का पार्ट हो गया, तो ये काउंटर ऑफर हो गया, बी ने काउंटर ऑफर किया है। लेकिन अगर बी बोलता है कि चलिए मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ, अगर आप इसका वैलिड टाइटल दिखा दीजिए, तो वैलिड टाइटल कोई कंडीशन नहीं होती, वो तो जनरली एक रिक्वायरमेंट होती है, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, यानी ए को पूरी करनी पड़ेगी कि ए जब भी बी को कार बेचेगा तो बी कार खरीदेगा, तो उसका वो लीगल एंटाइटलमेंट तो देखेगा, आरसी किसकी है, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है, तो जनरली बी ये पूछ सकता है। तो ये कोई कंडीशन नहीं हुई है रखना। लेकिन अगर बी अपनी कंडीशन जोड़ के देता है तो वो काउंटर ऑफर हो गया, आपको ये हमेशा याद रखना है। फिर देखिए वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर और हिज एजेंट, ये बोल दिया, तो जब एक्सेप्टेंस दी है तो वो सामने वाले को मिल जानी चाहिए। सीधी सी बात है कि ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है, या ए बी के साथ कोई बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहा है, बी एक बड़ी कंपनी के मान के चलिए, तो बी क्या कर रहा है, किसी के भी थ्रू ए को या ए के एजेंट को क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर और हिज एजेंट, तो ए को या उसके एजेंट को पता हो जाना चाहिए कि जो भी ऑफर ए ने दिया है वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ए मेयर एक्सेप्टेंस इन माइंड डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी आप बड़ी कंपनीज में देखते हैं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑफर दिया और दूसरी कंपनी का जो एमडी था उसने ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया और जो साइन करके अपने ड्रॉअर में डाल दिया उसको, जो भी कागज़ या डॉक्यूमेंट है, और सामने वाले को सेंड नहीं करा, जो भी एक्सेप्टेंस है वो बता ही नहीं, तो उस केस में उसको कभी भी हम बोल सकते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो बोल रहा है मेयर एक्सेप्टेंस इन माइंड डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर, एन एक्सेप्टेंस मेड बाई इंटेंडेंट ऑफरी विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर कैन नॉट बी डीम्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। देखिए तो इसमें जनरली यही बोल रहा है कि आपको पता है कि जब ऑफर देंगे तभी जाके तो एक्सेप्ट होगा। ए बी को बोल रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो देखिए आपको पता है कि ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 1,53,00,000 में बेचना चाहता हूँ, ये हो गया ना। अब ये तो है नहीं कि बी ने पहले ही एक्सेप्ट कर दिया ए के ऑफर आने से पहले, तो यही बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रेसीड एन ऑफर, तो सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा उसके बाद ही एक्सेप्टेंस आएगी, ये नहीं कि ऑफर से पहले ही एक्सेप्टेंस हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड एक्सेप्टेंस मेड बाई इंटेंडेंट ऑफरी, यहाँ पे आपको पता है कि जैसे बी एक इंटेंडेंट ऑफरी है और उसने पहले ही एक्सेप्टेंस दे दी जबकि ए ने ऑफर भी नहीं किया, विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर कैन नॉट बी डीम्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस, तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले ए ऑफर करेगा तब जाके होगा। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से आपको पता है कि ये जो एग्जाम्पल था वो था अपना वही लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो आपको पता है कि लालमन शुक्ला ने केस किया लेकिन वो हार गया, क्यों, क्योंकि आपको उसको एक तरीके से ऑफ़र की जानकारी ही नहीं थी और उससे पहले ही उसने एक तरीके से एक्सेप्टेंस दे दी, पहले उसको ऑफ़र के बारे में पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एस सेंट इज सर्वेंट एल, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टू ट्रेस इज मिसिंग नेफ्यू, लेटर एस ऑफर्ड ए रिवॉर्ड टू एनीवन हु विल फाइंड आउट इज मिसिंग नेफ्यू। अब एल उसको पता नहीं था इस अनाउंसमेंट का, उसने बॉय को पता कर लिया, लड़के का पता कर लिया और जाके मालिक को दे दिया। सबसीक्वेंटली ही क्लेम्ड रिवॉर्ड, उसको बाद में लोगों से पता चला कि इस पे रिवॉर्ड भी था, तो उसको ऑफर का पहले थोड़ी पता था, उसको बाद में पता चला, उसने एक्सेप्ट कर लिया और जनरली उसने एक्सेप्ट पहले ही कर लिया और बॉय को ढूंढ के निकाल लिया, ठीक है। तो उसको ऑफर का पता ही नहीं था तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। व्हेन ही केम टू नो ऑफ इट एल इज़ नॉट एंटाइटल्ड सिंस एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड ऑफर, तो पहले उसको ऑफर पता होना चाहिए था, उसके बाद ही जनरली उसको क्लेम मिल सकता था, उसको ऑफर पता ही नहीं था इसलिए एक तरीके से उसको वो क्लेम नहीं मिला। प्रिस्क्राइब्ड मोड कह रहा है इफ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो एक पर्टिकुलर मोड है कि पोस्ट के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा वो पर्टिकुलर आगे आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। अभी तो नॉर्मल पार्ट है तो इसलिए आप नॉर्मल तरीके से देख लीजिए क्योंकि सिंपल पॉइंट है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है और एग्जाम्पल भी इतने बनेंगे नहीं। टाइम एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, जो भी टाइम बताया गया, बट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इट शुड बी गिवन विथ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर ऑफर्ड लैप्सेस, तो जनरली एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए जैसे मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन में, यानी एक एग्जांपल में कि ए बी को बोल रहा है कि मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ 20 लाख की, आपको 7 दिन में जवाब दे देना है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम बता दिया गया है। लेकिन बोल रहा है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम कि यार थोड़े दिन वेट कर लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, अगर वो नहीं दे रहा जवाब तो किसी और को हायर करेंगे। एंड बिफोर ऑफर लैप्सेस, और जनरली क्या है वो ऑफर लैप्स हो जाए उससे पहले कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी और इज फेलियर टू डू सो अनलेस ऑफरी हैज़ इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट इज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखिए जरूरी नहीं कि जब भी एक्सेप्टेंस हो कि सामने वाला चुप बैठा है तो वो एक्सेप्टेंस हो गई। यहाँ पे ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपना मकान 20 लाख में बेचना चाहता हूँ,
ठीक है, और बी ने उसके लिए कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि ए बोल रहा है कि ये एक्सेप्ट हो गया ऑफर, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। लेकिन अगर पिछले कंडक्ट के बेसिस पर पार्ट होता है तो ऑफर को एक्सेप्ट माना जा सकता है। कैसे? जैसे मान के चलिए कि ए एक पर्सन है, उसने किसी कंपनी की मैगजीन 1 साल के लिए सब्सक्राइब की, 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब देखिए जैसे ही वो 1 ईयर का एक्सपायरेशन हो गया, उसके बाद भी ये कंपनी जो भी है ना, कंपनी इसको मैगजीन बेचती गई, ठीक है। तो ऐसे करके 3 साल हो गए, अब वो 3 साल का ड्यू हो गया। फिर जैसे ही कोर्ट में केस गया तो ए ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली थी, ये तो कंपनी बाकी 3 साल और अपने अकॉर्डिंग बेचती गई। लेकिन ए ने तब मना ही नहीं करा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनलेस ऑफरी हैज़ इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेट दैट इज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ए साइलेंट था, तो उस केस में आपको पता है कि ए साइलेंट होने के कारण जो भी उसने मैगजीन का पार्ट लिया है उसका ड्यू उसको देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस का एविडेंस है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस कंडक्ट ये बता रहा था कि उसने 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली थी और आगे भी वो कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि कंपनी ने उससे मांगे ही नहीं। लेकिन एक तरीके से वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बन गया और ए को बाद में देना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस कंडक्ट में अगर एक्सेप्टेंस है तो बाद में वो साइलेंट का पार्ट भी एक्सेप्टेंस माना जाता है। ये बोल दिया एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस व्हेन ए पर्सन परफॉर्म एन एक्ट इंटेंडेड बाय द ऑफरर एज ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। देखिए इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है कि ए ने बी को ऑर्डर दिया गुड्स के लिए कि मुझे माल चाहिए, ठीक है। अब बी एक कंपनी है जो जनरली क्या करती है, गुड्स बेचती है। तो ए ने बी को बोला कि मुझे गुड्स चाहिए, तो बी ने उस हिसाब से क्या कर दिया, ऑर्डर कवर करके सारा का सारा पार्ट ए को बेच दिया। तो यहाँ पे बोल दिया व्हेन ए पर्सन परफॉर्म एन एक्ट इंटेंडेड बाय द ऑफरर, तो ए ऑफर कर रहा है बी को कि मुझे माल चाहिए और बी ने उस अकॉर्डिंग काम किया एज ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम। तो ए ने बी को ऑफर किया कि मुझे गुड्स चाहिए और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो उस केस में बी ने उसको क्या कर दिया, गुड्स सप्लाई कर दिया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कि ए ने बी को ऑफर किया और बी ने जो भी गुड्स है वो सप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बी ने दे दी, ठीक। ए ने बी को बोला कि मुझे 15 दिन में माल चाहिए, बी ने 15 दिन के अंदर इसको माल दे दिया। ए ने बी को बोला मुझे अगले दिन गुड्स चाहिए, अगले दिन गुड्स दे दिया। तो एक तरीके से क्या है, बी ने एक्सेप्टेंस करी है इम्प्लाइड, ए ने अपने बी ने अपने कंडक्ट के थ्रू ए को माल सप्लाई कर दिया, तो जनरली एक तरीके से बी ने एक्सेप्टेंस ले ली है। When a person fulfill terms and condition offer, he is said to have made acceptance by conduct. When a trader receive an order from customer and he deliver goods to customer, he is said to have made acceptance by conduct. Normal part, simple सा example. अब देखिए अगली वीडियो में देखेंगे completion of communication of acceptance, revocation of acceptance, time for revocation, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट हैं। फिर देखिए आगे क्या आता है, एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, फिर आएगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे हिसाब से अगली वीडियो में आपका सारा पार्ट ये कवर हो जाएगा। ऐसे करते करते आपकी आगे 3-4 वीडियो में, 4-5 वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा पार्ट एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का सारा पार्ट समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में बताया और मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल खुद कवर नहीं करे इसमें, लेकिन बीच बीच में आपको बता दिए, क्योंकि आपको बताया कि एनटीए नेट में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही आता है। वैसे तो आप थ्योरी रट के भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैंने क्या बताया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही देना चाहिए, ये बोल दिया। लेकिन जब भी एक जनरल ऑफर होता है तो आपको पता है कि वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि मैं अपनी ऐड कर रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा नंबर है 7014, आपको बताइए 049781। तो अभी आपका जैसे एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, कईयों का नेट क्लियर नहीं हो पाता, जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की हुई है। तो अगर उनको तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मैं जो भी पेड ग्रुप से रिलेटेड डिटेल है वो बता दूंगा। तो मैं एक तरीके से आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप ये जनरली ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए। अब जिन जिन ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो जनरली वो मुझे क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, और मैं उनको कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स जो भी है या कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ वीडियोस प्रोवाइड करना धीरे धीरे करके चालू कर दूंगा। तो एक तरीके से वो एग्रीमेंट का पार्ट बन गया, और एनफोर्सिबिलिटी भी हो जाएगी कि अगर मैं अपनी कंडीशन पूरी नहीं करूंगा तो आप लीगली उसको अप्लाई करवा सकते हो कोर्ट में केस करके। तो देखिए मैंने अपनी ऐड भी कर ली और आपको मैंने एक जनरल ऑफर से रिलेटेड एग्जाम्पल भी बता दिया कि 7014049781 मेरा नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको पता है कि 10 की 10 यूनिट की आपको PDF मिल जाती है,
वीडियो मिल जाती है। हर पर्टिकुलर टॉपिक या 2-3 टॉपिक के बाद आपको उसके एमसीक्यूज मिल जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। और देखिए पूरा सपोर्ट रहेगा, जो भी आप पूछते हैं मैं सारा पार्ट बताता हूँ। 6 महीने तक अराउंड आपकी वीडियो वैलिड रहेगी। जैसे अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मान के चलिए कि 2 अटेम्प्ट तक आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो अटेम्प्ट होगा आपको पता है मेरे हिसाब से फरवरी मार्च जैसे अटेम्प्ट हो, और बाद में जब जून जुलाई या अगस्त जब भी अटेम्प्ट होता है तब तक आपको पूरा का पूरा पार्ट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो जून जुलाई अगस्त में अगर देना चाहते हैं या अभी जो फरवरी मार्च में अगर हो सकता है उसमें देना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, जिसमें आपको सारा पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा 1500 में। क्योंकि देखिए दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से मैं इसकी फ़ीस करूँगा 2500। तो याद रखना आपका 1500 के लिए ये एक अच्छा कोर्स है, तो ज्वाइन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।